नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बिल्कुल पहला चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। नाम सुन के थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है ना? पर टेंशन मत लो, हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए एक आसान से रोजमर्रा के सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गर्मियों में दूध गलती से फ्रिज के बाहर कमरे के टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? बिल्कुल सही सोचा। दूध फट जाता है ना? और ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है। अपने आसपास देखो, लोहे के गेट पर जंग लगना, अंगूर का सड़ना यानी फर्मेंट होना, किचन में खाना पकना, और यहाँ तक कि जो खाना हमारे शरीर में पचता है और जो सांस हम लेते हैं, ये सभी केमिकल चेंजेस हैं। ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जहां शुरुआत वाले सब्सटेंस का नेचर, उसकी पहचान पूरी तरह से बदल जाती है और कुछ बिल्कुल नया बन जाता है। तो इससे एक बड़ा सवाल सामने आता है, हमें आखिर पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? ऐसे कौन से संकेत हैं, कौन से साइंस हैं जिनको देखकर हम कह सकें, आहा, यहाँ तो एक केमिकल रिएक्शन हो गई। चलो सबसे पहले इसी को एक्सप्लोर करते हैं। और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक बहुत ही क्लासिक और फेमस एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक मैग्नीशियम रिबन को जलाना। यहीं से असली जादू शुरू होगा। तैयार हो? तो हम क्या देखते हैं? जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है तो वो एक डैज़लिंग वाइट फ्लेम यानी एक बहुत ही चमकदार सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है। और पीछे क्या बचता है? एक सफ़ेद रंग का पाउडर। अब ध्यान दो, ये पाउडर अब मैग्नीशियम नहीं है, ये एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे हमें मिलते हैं 4 मुख्य संकेत, 4 की साइंस, जिससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर आप इनमें से कुछ भी देखें तो समझ जाना कि केमिस्ट्री काम कर रही है। पहला, अवस्था में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टेट, जैसे सॉलिड से गैस बनना। दूसरा, रंग में परिवर्तन यानी चेंज इन कलर। तीसरा, गैस का निकास या एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब आपको बबल्स या धुआं दिखे। और चौथा, तापमान में परिवर्तन यानी चेंज इन टेम्परेचर, जिसमें चीजें या तो गर्म हो जाती हैं या ठंडी। ये 4 मेन इंडिकेटर्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, तो अब हमने रिएक्शन को पहचानना तो सीख लिया, लेकिन एक साइंटिस्ट की तरह इसे कागज पर कैसे लिखेंगे? यही हमें अपने अगले स्टेप पर ले जाता है, केमिकल इक्वेशन लिखना सीखना। अब सोचो, अगर हम हर रिएक्शन को ऐसे पूरे सेंटेंस में लिखने लगें तो ये कितना लंबा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। साइंस में हम चीजों को छोटा और टू द पॉइंट रखना पसंद करते हैं। तो इसका पहला शॉर्टकट है वर्ड इक्वेशन। ये बहुत सिंपल है, हम बहुत सब्सटेंसेस के नाम लिख देते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एक तीर और हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं यानी एरो के लेफ्ट साइड वाले, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स या अभिकारक। और जो नया सब्सटेंस बनता है यानी राइट साइड वाला, उसे कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। बिल्कुल सीधा सा है ना? लेकिन हम इससे भी स्मार्ट हो सकते हैं। क्यों ना हम इनके केमिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। इससे हमें मिलती है हमारी केमिकल इक्वेशन। इसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक ढांचे जैसा है। और ये ढांचा इसलिए है क्योंकि ये अभी पूरा नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। और यही हमें इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल पर लाता है, इक्वेशंस को बैलेंस करना। हमें इसकी जरूरत क्यों है और ये किया कैसे जाता है? इसे एक तराजू की तरह सोचो। हमारा गोल बस इतना है कि दोनों पल दे, दोनों साइड्स बराबर हो जाएं। तो हम इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं? इसका कारण है साइंस का एक फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती सेम रहनी चाहिए। एटम्स कहीं गायब नहीं हो सकते। चलो इस लॉ को एक्शन में देखते हैं। हम एक क्लासिक एग्जाम्पल लेंगे। Fe प्लस H2O से बनता है Fe3O4 प्लस H2। आप साफ साफ देख सकते हो कि ये अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड में एक आयरन एटम है लेकिन राइट साइड में 3 है। तो चलो इसे स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं। हम यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। नाम से घबराना मत, प्रोसेस काफी सिंपल है। पहले हम दोनों तरफ एटम्स की गिनती करेंगे, फिर हम उस कंपाउंड से शुरू करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। धीरे धीरे बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे और आखिर में एक फाइनल चेक करेंगे कि सब कुछ बराबर है या नहीं। चलो शुरू करते हैं।
ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, जो है Fe3O4। इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में H2O के पास सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम है। इन्हें बराबर करने के लिए हम H2O के आगे 4 का कोएफिशिएंट लगा देंगे। याद रखो, हम कोएफिशिएंट फॉर्मूला के आगे लगाते हैं, हम फॉर्मूला को बदलकर H2O4 जैसा कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारी इक्वेशन ऐसी दिखती है। लेकिन ये 4 लगाने से हमने हाइड्रोजन एटम्स की गिनती बदल दी। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास 4 गुणा 2 यानी 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए हैं, जबकि राइट साइड में H2 में सिर्फ 2 ही हैं। तो अब 2 को 8 कैसे बनाएं? बिल्कुल सही, हम H2 के आगे 4 लगा देंगे। 4 × 2 हो गए 8। लो, अब हमारे हाइड्रोजन एटम्स भी बैलेंस हो गए। अब आखिरी एलिमेंट कौन सा बचा? हमारा आयरन यानी Fe। राइट साइड में Fe3O4 के अंदर 3 आयरन एटम्स हैं और लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 है। तो हम बस लेफ्ट साइड में Fe के आगे एक 3 लगा देंगे और बस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। और ये रही हमारे सामने एक बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 3Fe + 4H2O से मिलता है Fe3O4 + 4H2। आप डबल चेक कर सकते हो कि हर एलिमेंट के एटम्स अब दोनों तरफ बराबर हैं। अपनी इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम फिजिकल स्टेट्स भी लिख सकते हैं, जैसे सॉलिड के लिए S और गैस के लिए G। बहुत बढ़िया। अब जब हम इक्वेशंस लिखना और बैलेंस करना जानते हैं, तो चलो अलग अलग तरह की रिएक्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। हमारा पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि इसका सबटाइटल कहता है, जब जुड़े 2 या ज्यादा। ये सबसे सिंपल टाइप की रिएक्शन है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे सोचो जैसे A और B जुड़कर AB बन गए। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है कोयले को जलाना, जो कि कार्बन होता है। जब वो हवा में चलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। C + O2 से मिला CO2। 2 चीजें जुड़ी और एक चीज बनी। यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की एक खास बात यह है कि उनमें बहुत सारी हीट निकलती है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकलती है, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का प्रोसेस हो रहा है, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हमारे खाने से मिला ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी देता है, और वो एनर्जी हीट का ही एक फॉर्म है। चलो, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा देखते हैं। इसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया, जो कि है जब एक टूटे अनेक में। यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। एक सिंगल रिएक्टेंट एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे सिंपल प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। तो A भी टूट जाता है A और B में, लेकिन किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है ना। ये एनर्जी 3 मेन तरीकों से दी जा सकती है। अगर हम हीट का इस्तेमाल करें तो वो है थर्मल डीकंपोजिशन, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तो वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, और अगर हम सनलाइट का इस्तेमाल करें तो उसे कहते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। तो अब हमने कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन दोनों रिएक्शंस को समझ लिया है। इसके साथ आपके लिए एक आखिरी सोचने वाला सवाल। अपने किचन में खाना पकाने के प्रोसेस के बारे में सोचो। वहां केमिकली क्या हो रहा है? क्या चीजें जुड़ रही हैं या टूट रही हैं? वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या एक डीकंपोजिशन रिएक्शन? इस पर जरूर सोचना। इसी सवाल के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। सीखते रहिए। Hey everyone, कैसे हो आप सब? Welcome to today's class. आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर उठाने वाले हैं जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लिटरली हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। जी हाँ, we're talking about acids, bases and salts. तो रेडी हो इस इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए? चलो शुरू करते हैं। Okay, so here's our game plan for today. सबसे पहले हम बनेंगे डिटेक्टिव्स और सीखेंगे एसिड बेस की पहचान करना। फिर we'll dive into the action-packed world of their chemical properties. उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है। फिर हम उस सीक्रेट को अनकवर करेंगे कि इन सब में कॉमन क्या है। We'll measure their strength using the pH scale और finally एंड में होगा एक क्विक सुपर फास्ट रिविजन। Sounds good? Let's get started. Alright, let's kick things off with section 1. कभी सोचा है कि नींबू का टेस्ट खट्टा क्यों होता है? या सोप हाथों में इतना स्लिपरी क्यों फील होता है? ये सारा कमाल है एसिड्स और बेसिस का। बट द रियल क्वेश्चन इज, अगर मैं आपको एक अननोन केमिकल दे दूं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो एसिड है या बेस? चलो इसकी जांच पड़ताल करते हैं। सोचो,
आप एक पार्टी में गए और गोलगप्पे, पिज्ज़ा, केक सब कुछ ढेर सारा खा लिया। अब पेट में हो रही है जलन, यू नो दैट फीलिंग ऑफ एसिडिटी। ऐसे में घर पर आपको क्या मिलता है? नींबू पानी या फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में मिक्स करके? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एंड आई प्रॉमिस यू इस चैप्टर के एंड तक आपको इसका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हर चीज को टेस्ट करके चेक करना, वेल दैट्स नॉट स्मार्ट। इनफैक्ट इट्स सुपर डेंजरस। तो इसीलिए हमारे पास हैं कुछ स्पेशल एजेंट्स जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ये ऐसे केमिकल डिटेक्टिव्स हैं जो अपना रंग या अपनी स्मेल बदलकर हमें सिग्नल दे देते हैं कि सामने वाला सब्सटेंस एक एसिड है या फिर एक बेस। नाउ ये टेबल, इसको तो स्टार मार्क कर लो, ये आपके एग्जाम्स का सुपरस्टार है। चलो इसको थोड़ा इंटरैक्टिवली समझते हैं। इमेजिन मैंने आपको एक ब्लू लिटमस पेपर दिया और उसे एसिड में डिप किया, क्या होगा? सोचो सोचो, इट टर्न रेड। परफेक्ट। और अगर रेड लिटमस को बेस में डालें, इट टर्न्स ब्लू। एक्सीलेंट। अब देखो फिनोल्फिथलीन को, ये पानी की तरह कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही बेस में जाता है, पुफ, इट टर्न्स अ ब्यूटिफुल पिंक। और मिथाइल ऑरेंज, एसिड में रेड और बेस में येलो। इजी राइट? अब कुछ डिटेक्टिव्स थोड़े अलग होते हैं। वो रंग से नहीं बल्कि स्मेल से काम करते हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्याज काटा और आपके हाथों से तेज स्मेल आ रही है। अगर आप सोप से हाथ धोते हो तो स्मेल चली जाती है। वाई? क्योंकि सोप एक बेस है और बेस अनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट अगर आप नींबू रगड़ते हो विच इज एन एसिड, तो स्मेल नहीं जाती। सिंपल इज दैट। तो अब जब हमने एसिड्स और बेसिस को पहचानना सीख लिया है, चलो अब इनके असली कैरेक्टर को देखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट their chemical properties. Let's see how these chemicals behave जब वो दूसरे सब्सटेंसेस से मिलते हैं। Look closely at this test tube. जैसे ही हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े यानी ग्रैन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाले, देखो क्या हुआ? बबल्स का एक डांस शुरू हो गया। ये जो फिजिंग हो रही है, ये बबल्स दे आर क्लियर साइन कि यहाँ कोई गैस बन रही है। बट ये गैस है कौन सी? वेल, दैट गैस इज हाइड्रोजन। और इसका टेस्ट बहुत ही फन है। पहले जनरल रूल याद रखो, एसिड प्लस मेटल विल ऑलवेज गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जब आप इस गैस के पास एक जलती हुई कैंडल लेकर आते हो तो आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगी, एक छोटा सा धमाका। ये पॉप साउंड इसलिए आती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल है। आपके कांटेक्ट में आते ही वो तेजी से जलती है। सो रिमेंबर, एसिड मेटल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड अ पॉप साउंड सेलिब्रेशन। ओके, तो हमने देख लिया कि एसिड और मेटल मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखते हैं कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलता है तो क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन से जो गैस निकल रही है उसे हम लाइम वाटर से पास कर रहे हैं। और यहाँ होता है एक और मैजिक ट्रिक। द रूल इज एसिड प्लस अ मेटल कार्बोनेट गिव्स यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका कोई कलर नहीं होता, लाइम वाटर से पास होती है तो वो उस क्लियर पानी को दूधिया यानी मिल्की वाइट बना देती है। ये CO2 गैस का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। जब आप कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ से ब्लो करते हो, वो बबल्स भी अगर लाइम वाटर से पास करोगे तो वो भी मिल्की हो जाएगा। अब तक हमने एसिड्स के अलग अलग रिएक्शंस देखे, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ फेस ऑफ। जब एसिड और बेस, दो ऑपोजिट पावर्स, आपस में टकराएंगे तो क्या होगा इस महायुद्ध में? कौन जीतेगा या कुछ और ही होगा? इस बैटल को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसमें कोई जीतता या हारता नहीं है। इट्स लाइक +1 and -1 कमिंग टुगेदर टू बिकम 0। वैसे ही एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को, उस खट्टेपन और कड़वेपन को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। और इस फाइट के बाद जो प्रोडक्ट बचता है वो है एकदम न्यूट्रल, सॉल्ट एंड वाटर। वेट अ मिनट, लेट्स थिंक अबाउट समथिंग। सारे एसिड्स खट्टे होते हैं एंड दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। सारे बेसिस कड़वे होते हैं एंड दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। ऐसा क्यों? आखिर इन सब में ऐसी कौन सी एक कॉमन चीज है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो एक को एसिड बनाती है और दूसरे को बेस? चलो इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को देखो, इट्स अमेजिंग। जब हमने एसिड के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश की तो बल्ब जल उठा, लेकिन जब हमने एसिड की जगह ग्लूकोज या अल्कोहल का सॉल्यूशन लिया तो बल्ब नहीं जला। सो बल्ब क्यों जला? एसिड में ऐसी कौन सी स्पेशल पावर है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रही है? तो इट्स टाइम फॉर द बिग रिवील।
द सीक्रेट इज दिस, पानी में जाते ही एसिड्स H+ यानी हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं और बेसिस OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। यही चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आयंस इलेक्ट्रिसिटी के करंट को सॉल्यूशन में से कैरी करके आगे ले जाते हैं और बल्ब को जलाते हैं। इनफैक्ट इनकी सारी प्रॉपर्टीज इन्हीं H+ और OH- आयंस की वजह से होती है। So the real hero of the story is water. Absolutely. बिना पानी के एक एसिड एकदम पावरलेस है। जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ड्राई गैस है, वो अपने H+ आयंस को रिलीज नहीं कर पाता। इसीलिए वो सूखे लिटमस पेपर पर अपना कोई असर नहीं दिखाता। लेकिन जैसे ही उसे पानी मिलता है, बैम, वो अपने H+ आयंस रिलीज करके अपना असली एसिडिक पावर दिखा देता है। सो व्हाट्स द ट्रिक? पानी के बिना नो एसिडिक शो। ओके, तो हमें पता है कि सारे एसिड्स H+ आयंस देते हैं, बट क्या सबकी स्ट्रेंथ सेम है? नॉट एट ऑल। जैसे हर सुपरहीरो की पावर अलग होती है, वैसे ही हर एसिड की स्ट्रेंथ भी अलग होती है। तो इस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास है एक सुपर मीटर। इस सुपर मीटर का नाम है pH स्केल। यहाँ P एक जर्मन वर्ड पोटेंस से आया है, जिसका मतलब है पावर। तो pH का सीधा सा मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये स्केल बेसिकली ये बताता है कि किसी सोल्यूशन में H+ आयंस की पावर यानी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। सो द फंडा इज सिंपल, जितना कम pH उतनी ज्यादा H+ पावर, यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो लेट्स टेक अ क्विक टूर ऑफ द स्केल। देखो, सेंटर में है नंबर 7, ये है न्यूट्रल पॉइंट, जैसे हमारा प्योर वाटर। अब अगर pH 7 से कम होता है तो सोल्यूशन एसिडिक है, और जितना नीचे जाओगे 0 की तरफ, एसिड उतना ही डेंजरसली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक या एल्कलाइन है, और जितना ऊपर जाओगे 14 की तरफ, बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्विक क्वेश्चन, लेमन जूस का pH 7 से कम होगा या ज्यादा? लेस। एंड सोप? मोर। सी, you've got it. Chalo, up time है exam mode on. We're going to revise the entire chapters in the next few moments. ये section आपके last minute preparation के लिए एकदम perfect है. So are you ready for the final revision lab? Let's do this. Ready? Let's fire away. Point 1. Indicators are chemical detectives that change color or smell. Point 2. Acid plus metal gives us H2 gas with that celebratory pop sound. Point 3. Acid plus carbonate gives us CO2 जो lime water को milky कर देता है. Point 4. Acid plus base, that's neutralization, which gives us salt and water. Take a screenshot of this, it'll be super helpful for your exams. And the next set, point 5. The secret of acids is H+ ions, but only in water. Point 6. The secret of bases is OH- ions, again, only in water. Point 7. The pH scale is our strength meter. Less than 7 is acidic, more than 7 is basic. And a very, very important safety rule. Hamesha, and I mean always, add acid to water, drop by drop, while stirring. Kabhi bhi pani ko acid mein mat dalna. It's a highly exothermic reaction and can cause a dangerous splash. So remember the golden rule, A to W, acid to water. So that was our entire chapter. But before I sign off, I have a question for you, something to really make you think. हमारा स्टमक, इट्स अ लिविंग एसिड फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. इसका pH 1.5 से 3.5 तक हो सकता है। दैट्स इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग। तो ये पावरफुल एसिड हमारे पेट को ही डिसॉल्व क्यों नहीं कर देता? सोचना इसके बारे में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर विथ मोर अमेजिंग साइंस फैक्ट्स। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम NCERT के एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जासूसी करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बिकम डिटेक्टिव्स एंड फाइंड आउट देयर रियल आइडेंटिटीज। चलो अपनी इन्वेस्टिगेशन इस सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड गोल्ड कितना शाइन करता है, राइट? और वहीं दूसरी तरफ कोल यानी कोयला बिल्कुल डल होता है। ऐसा क्यों है? लेट्स डाइव इन एंड फाइंड आउट इनकी असली पहचान क्या है। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप क्या होता है? उस चीज को बाहर से देखना, उसके फिजिकल अपीयरेंस को स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपके घर में नए स्टील के बर्तन हैं या कोई गोल्ड ज्वेलरी, देखा है वो कैसे चमकती है? बस वही चमक, वही शाइन, उसी को कहते हैं मेटालिक लस्टर। ये मेटल्स की पहली पहचान है, दे आर नेचुरली शाइनी। अच्छा, आपने मिठाई के ऊपर वो सिल्वर कलर की पतली सी लेयर देखी है? सोचा है वो इतनी पतली शीट कैसे बनती है? वेल, दैट्स बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मैलिएबिलिटी।
मतलब जब हम मेटल्स को हैमर से पीटते हैं तो वो टूटते नहीं हैं बल्कि पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यू नो व्हाट, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो यूजुअली कॉपर या एल्यूमिनियम की होती हैं। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मेटल्स में एक और सुपर प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी। इसका मतलब है कि हम उन्हें खींचकर स्ट्रेच करके पतली पतली वायर्स बना सकते हैं। एंड हियर्स अ फन फैक्ट, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से यू कैन ड्रॉ वायर दैट इज ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स लॉन्ग। जस्ट इमेजिन दैट। हैव यू एवर वंडर्ड स्कूल की बेल या मंदिर का घंटा मेटल का ही क्यों होता है? व्हाई नॉट वुड? सिंपल, क्योंकि जब मेटल्स किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं दे प्रोड्यूस अ डीप रिंगिंग साउंड। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस। नाउ लुक एट दिस इमेज, इट शोज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आप एक मेटल के चम्मच को गर्म चाय में डालकर रखें तो थोड़ी देर में पूरा चम्मच गर्म हो जाता है, राइट? दैट्स बिकॉज मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट उनमें से ईजिली फ्लो कर जाती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई आवर कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। सो अभी तक हमने लस्टर, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्शन देखा। इट फील्स लाइक केस क्लोज्ड, राइट? अब हम मेटल्स को आसानी से पहचान सकते हैं। बट वेट, हर अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी में एक ट्विस्ट जरूर होता है। लेट्स लुक एट सम एक्सेप्शंस दैट ब्रेक ऑल दीज रूल्स। सो हम जनरली सोचते हैं कि सारे मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। बट इज दैट ऑलवेज ट्रू? एब्सोल्युटली नॉट। मीट मर्क्यूरी। ये एक ऐसा यूनिक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। यू माइट हैव सीन इट इन ओल्ड थर्मोमीटर्स। सो हमारा पहला रूल ब्रेक हो गया। ओके, रूल नंबर 2। हमने कहा था मेटल्स शाइन करते हैं, मतलब लस्ट्रस होते हैं, और नॉन मेटल्स जैसे कोल या सल्फर डल होते हैं। दिस सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड, डजंट इट? रॉन्ग अगेन। मीट आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट गेस व्हाट, उसकी सरफेस बिल्कुल मेटल्स की तरह चमकदार यानी लस्ट्रस होती है। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? अनदर एक्सेप्शन फाउंड। And for the final twist, we think metals are hard, right? Try cutting iron with a knife. Impossible. लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसे alkali metals इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें literally एक नाइफ से कट कर सकते हैं। So, what's the big takeaway here? कि सिर्फ physical properties पे डिपेंड करके हम किसी को definitively metal या non-metal नहीं कह सकते। Our investigation needs to go deeper. So, to find the real truth, we need to look beyond their appearance. हमें देखना होगा कि ये अलग-अलग substances के साथ chemically behave कैसे करते हैं। This is the real test. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज का रूल नंबर 1। जब भी कोई मेटल हवा में बर्न करता है यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाता है, एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड अ मेटल ऑक्साइड। सिंपल सा फॉर्मूला है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉपर को हीट करते हैं वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है। ये जो ब्लैक लेयर है, दिस इज नथिंग बट कॉपर ऑक्साइड। सी, इट्स दैट सिंपल। जनरली मेटल ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर का होता है, लेकिन यहाँ भी एक स्पेशल केस है। कुछ मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड डुअल नेचर के होते हैं, मतलब दे रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज विद बेसिस, और दोनों ही केसेस में सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट वेल। हमने देखा कि सारे मेटल्स ऑक्सीजन से एक जैसी स्पीड से रिएक्ट नहीं करते। कुछ जैसे सोडियम एकदम फास्ट रिएक्ट करते हैं और कुछ जैसे कॉपर बहुत स्लो। तो इनमें से सबसे पावरफुल, सबसे रिएक्टिव यानी असली बाहुबली कौन है? चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं। Just look at this simple experiment. We have a test tube with a blue-colored copper sulfate solution. अब हम उसमें एक आयरन नेल डालते हैं। थोड़ी देर बाद we see that the blue color of the solution fades away and turns light green. ऐसा क्यों हुआ? What happened here? This, my friends, is a displacement reaction. What's happening is that the more powerful, more reactive metal, which is iron here, is kicking out the less reactive metal, copper, from its solution. वो उसे धक्का देकर उसकी जगह खुद ले लेता है। It's just like a school race where the faster runner overtakes the slower one. और इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बेसिस पे साइंटिस्ट्स ने ये अमेजिंग लिस्ट तैयार की है, द रिएक्टिविटी सीरीज। ये बेसिकली मेटल्स की एक पावर रैंकिंग लिस्ट है। इट टेल्स अस हु इज मोर रिएक्टिव देन हुम। जैसे आप देख सकते हैं, पोटेशियम इज एट द टॉप, ही इज द किंग, द मोस्ट रिएक्टिव, और गोल्ड सबसे नीचे है, द लीस्ट रिएक्टिव। This series is like a master key. It helps us predict which reactions will happen and which won't.
Okay, so we know who is more powerful. लेकिन why? Why is potassium so reactive and gold is not? इस power का, इस reactivity का असली reason क्या है? Well, the answer is hidden deep inside their atomic structure, in their electronic configuration. Do you remember noble gases like neon from your earlier classes? वो बहुत stable होती हैं. They don't react easily. Why? क्योंकि उनका outermost electron shell पूरी तरह से full होता है. They are perfectly stable, perfectly happy. And every other element wants to achieve that same stability. Now look at the table. Sodium के outer shell में एक extra electron है. On the other hand, chlorine को अपना shell complete करने के लिए बस एक electron चाहिए. तो यहाँ एक परफेक्ट गिव एंड टेक सिचुएशन बन जाती है। सोडियम अपना वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, यानी लूजेज इट। ऐसा करने से वो स्टेबल हो जाता है, बट उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मेकिंग इट अ सोडियम आयन और Na+। दूसरी तरफ क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जिससे उसका भी आउटर शेल कंप्लीट हो जाता है और वो एक नेगेटिव आयन Cl- बन जाता है। अब ये जो ऑपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली और उनके बीच एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। एंड दैट राइट देयर इज द रियल रीजन फॉर रिएक्शंस टू अचीव स्टेबिलिटी बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। Wow, our investigation was quite a success. We've uncovered a lot of secrets. चलो तो इस पूरी जासूसी से हमने क्या-क्या important clues discover किए, एक बार जल्दी से उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। So, here are the main takeaways. 1. Metals are usually shiny, malleable, ductile, sonorous, and good conductors. 2. But physical properties have exceptions. Don't trust them completely. 3. Chemical properties give us the real identity. 4. More reactive metals can displace less reactive ones. And 5. The most important point. All this reactivity is just a race to achieve a stable electronic configuration. ये points बहुत easy हैं, बस इन्हें अच्छे से याद रखना। And now, at the end of our investigation, a final question for all you young detectives. अगर metals की सारी कहानी electron lose करके stable होने की है, तो non-metals क्या करते होंगे? Do they gain electrons? Or maybe they share them? Think about it. We'll find out the answer in our next investigation. हेलो बच्चों, कैसे हो सब? वेलकम। चलो आज शुरू करते हैं एक जबरदस्त कहानी हमारे हीरो कार्बन की। ये वो हीरो है जो हर जगह है, फूड, क्लोथ्स, बुक्स, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी, पर हम नोटिस ही नहीं करते। तो आज इसके सारे राज खोलेंगे। रेडी हो? जरा सोचो, जो ब्रेकफास्ट आपने सुबह किया, जो कपड़े पहने हैं, जो किताबें पढ़ रहे हो, इन सब में कॉमन क्या है? हाँ, कार्बन। ये इतना वर्सेटाइल, इतना ज़रूरी है कि इसके बिना लाइफ सोचना भी मुश्किल है। पर सवाल ये है कि आखिर एक एलिमेंट इतना सब कुछ कैसे कर लेता है? चलो आज यही पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि कार्बन इतने सारे मतलब मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आखिर बनाता कैसे है? इसका जो पूरा सीक्रेट है ना, वो इसकी बॉन्डिंग में, यानी इसकी दोस्ती करने के तरीके में छिपा है। चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। ओके, तो किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक से शुरू करना पड़ता है, और कार्बन का बेसिक है उसका एटॉमिक नंबर, जो कि है 6। सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ? उसके न्यूक्लियस में है 6 प्रोटॉन्स और बाहर घूम रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। बस ये नंबर याद रखना, सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को उनके घरों में यानी शेल्स में बैठाते हैं। पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे यानी सबसे बाहर वाले शेल में बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको तो पता ही है, केमिस्ट्री का सारा खेल इन्हीं बाहर वाले यानी वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स का होता है। यही 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को सुपर स्पेशल बनाते हैं। तो अब यहाँ कार्बन फंस गया है एक दुविधा में, एक डिलेमा में। स्टेबल होने के लिए इसको अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। अब इसके पास 2 रास्ते हैं। ऑप्शन 1, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से उधार ले ले और C4- एनायन बना ले। लेकिन बेचारे 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस 10-10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे संभालेगा? बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। ऑप्शन 2, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दान कर दे और C4+ केटायन बना ले। पर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब कार्बन बेचारा करे तो करे क्या? और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन ने निकाला एक ब्रिलियंट आइडिया। उसने सोचा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स ले या दे नहीं सकता तो चलो शेयर कर लेते हैं। इसीलिए कार्बन आयोनिक बॉन्ड यानी लेने देने वाला बॉन्ड नहीं बनाता, ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये ट्रांसफर वाला बॉन्ड नहीं है, ये है दोस्ती वाला बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं।
तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। ये केमिकल बॉन्ड है जो तब बनता है जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं। और इस शेयरिंग से क्या होता है? दोनों एटम्स का आउटर शेल कंप्लीट हो जाता है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। चलो इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन को देखो, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए उसको दो चाहिए। तो दो हाइड्रोजन एटम्स पास आते हैं और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। बन गया H2 मॉलिक्यूल। दोनों खुश, क्योंकि यहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, सिंगल बॉन्ड समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का केस देखो। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे 8 पूरे करने के लिए 2 और चाहिए। तो दो ऑक्सीजन एटम्स क्या करते हैं? वो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, यानी टोटल 2 पेयर्स शेयर हो गए। इसे ही हम कहते हैं डबल बॉन्ड। सिंपल राइट? और अब आते हैं नाइट्रोजन पे। इसके पास हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसे 3 और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो दो नाइट्रोजन एटम्स आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, यानी टोटल 3 पेयर्स। और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। देखा आपने? सिंगल, डबल, ट्रिपल, सब शेयरिंग का कमाल है। चलो अब वापस अपने हीरो कार्बन के पास चलते हैं। मीथेन यानी CH4 इसका सबसे फेमस कंपाउंड है। यहाँ देखो, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसे 4 और चाहिए, तो वो 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कार्बन भी स्टेबल हो गया और चारों हाइड्रोजन एटम्स भी स्टेबल हो गए। अब जब हमें कार्बन की बॉन्डिंग का राज पता चल गया है, तो चलो देखते हैं उसकी वो 2 यूनिक सुपर पावर्स जो उसे इतना वर्सेटाइल बनाती हैं। ये 2 प्रॉपर्टीज ही हैं जो कार्बन को सबसे अलग, सबसे स्पेशल हीरो बनाती हैं। इसकी पहली सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। नाम से ही समझो, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब बॉन्डिंग कैपेसिटी। क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी है 4। इसका सिंपल सा मतलब है कि कार्बन एक साथ 4 अलग अलग एटम से दोस्ती कर सकता है, यानी 4 बॉन्ड बना सकता है। सोचो, जिसके 4 हाथ हो वो कितना काम कर सकता है। और अब आती है इसकी दूसरी और सबसे अनोखी सुपर पावर, कंकैटिनेशन। ये कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। मतलब कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ही जुड़कर लंबी, बहुत लंबी चेन्स बना सकता है। इतना ही नहीं, ब्रांच चेन्स और यहाँ तक कि गोल गोल रिंग्स भी बना सकता है। बिल्कुल एक ट्रेन के डिब्बों की तरह, जो आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबी ट्रेन बना लेते हैं। यहाँ देखो, एक कार्बन उसने दूसरे कार्बन से दोस्ती की, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, और ये चेन तो कितनी भी लंबी हो सकती है। और मज़ेदार बात यह है कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग और स्टेबल होता है। यही वो वजह है कि नेचर में कार्बन के लाखों करोड़ों कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अमेजिंग है ना? तो कार्बन के इन 2 सुपर पावर्स यानी टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की वजह से एक बहुत बड़ी फैमिली बनती है कंपाउंड्स की, और इस फैमिली का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। चलो आज इनके परिवार से मिलते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सबसे सिंपल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये हाइड्रोकार्बन्स भी 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब बिल्कुल संतुष्ट। इस फैमिली में, जिसे एल्केन्स कहते हैं, कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए ये काफ़ी स्टेबल और कम रिएक्टिव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है अनसैचुरेटेड। इसमें आते हैं एल्कीन्स और एल्काइन्स, जिनमें कार्बन एटम्स के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, और इन एक्स्ट्रा बॉन्ड्स की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये देखो एल्केन्स की पूरी फैमिली। एक कार्बन वाला है मीथेन, 2 कार्बन वाला ईथेन, 3 वाला प्रोपेन, और आपको पता है यही प्रोपेन और ब्यूटेन मिलकर हमारे घरों में जो LPG सिलेंडर होता है उसकी गैस बनाते हैं। एक पैटर्न नोटिस किया आपने? सबके नाम के एंड में ANE आ रहा है। ये इनकी फैमिली का सरनेम है। अब एक और जादू देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसे कहते हैं आइसोमर्स। सोचो मैं आपको 10 लेगो ब्रिक्स दूं, आप उनसे एक सीधी दीवार भी बना सकते हो और T शेप का कुछ भी बना सकते हो, राइट? ब्रिक्स तो 10 ही लगे, बस वही है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एकदम सेम होता है, लेकिन उनके एटम्स का अरेंजमेंट यानी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। चलो ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है C4H10। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम इसके 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन एटम्स को 2 अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं। लेफ्ट में देखो, सारे 4 कार्बन एटम्स एक सीधी लाइन में हैं,
ये है नॉर्मल ब्यूटेन। और राइट में देखो 3 कार्बन लाइन में है और 1 कार्बन ब्रांच बनकर बीच में जुड़ गया है। ये है आइसोब्यूटेन। फॉर्मूला दोनों का C4H10 ही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होने से इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी अलग हो जाती हैं। बस इन्हें ही कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी हैं हमने, तो चलो एग्जाम के लिए एक फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं। ये पॉइंट्स दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या सीखा? नंबर 1, कोवलेंट बॉन्ड यानी हमारा दोस्ती वाला बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। 2, टेट्रावैलेंसी यानी कार्बन की एक साथ 4 बॉन्ड्स बनाने की पावर। 3, कैटिनेशन यानी कार्बन की आपस में जुड़कर लंबी चेन्स बनाने की स्पेशल एबिलिटी। फिर देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। और लास्ट में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनका फॉर्मूला सेम पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। बस ये की पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आज हमने कार्बन के वर्सटाइल नेचर के पीछे का राज समझ लिया, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। अगर कार्बन इतने सारे इतने अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता है, तो क्या इसकी कोई लिमिट है या ये एंडलेस है? सोचना इसके बारे में। हम आगे और भी एक्सप्लोर करेंगे। तब तक कीप लर्निंग।